क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, बल्कि उन जगहों की दीवारें सांस लेती हैं, उनमें दबे हुए राज फुसफुसाते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने के बाद इंसान पहले जैसा कभी लौट कर नहीं आता। और दोस्तों, आज की रात हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह जहां पानी नहीं बल्कि खून की प्यास पलती है। ये जगह है खूनी बावड़ी। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि इस बावड़ी के पास जाते ही हवा भारी हो जाती है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा चेहरा आपके बेहद करीब खड़ा होकर आपकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। कहते हैं जिसने भी इसमें झांक कर देखा उसने अपनी परछाई नहीं, किसी और की आंखें देखी, और जिसने इन आंखों को देख लिया उसकी जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। रात 12 बजे मैं और राघव उसी बावड़ी की ओर बढ़ रहे थे। टॉर्च कांप रही थी, पर दिल उससे भी ज्यादा। पगडंडी अंधेरे में कटती जा रही थी और हर झाड़ी ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कपड़े नहीं, हमारी हिम्मत को खरोंच रही हो। अचानक हवा ने श्श की आवाज की, जैसे किसी औरत का घूंघट सरसराया हो, और तभी नीचे से पत्थर पर नाखून घिसने की कर्क कर्क आवाज आई। मेरे हाथ अपने आप रिकॉर्डर पर चले गए। मैंने धीरे से कहा, अगर इस रिकॉर्डिंग में मेरी और राघव की सांसों के अलावा किसी तीसरे की सांस सुनाई दे तो समझ लेना हम यहाँ अकेले नहीं हैं। और दोस्तों, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जहाँ डर महज आवाज नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास बनकर आपके आसपास मंडराएगा। इसलिए अगर दिल कमजोर है तो इसे बीच में मत सुनिएगा, और अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपको अंधेरे में अकेले होने का एहसास दिलाएंगी। आज की रात आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। और याद रखिए, ये सिर्फ आवाज नहीं होगी, ये वो परछाई होगी जो आपके कमरे की खामोशी में भी पीछा करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब कदम बढ़ाते हैं उस रास्ते की ओर जहां हर पत्थर, हर सीढ़ी और हर सांस हमें पुकार रही है। स्वागत है आपका खूनी बावड़ी में। आधी रात का समय था। गांव की गलियां ऐसी चुप थीं जैसे किसी ने हर दरवाजे और खिड़की को जंजीरों से बांध दिया हो। दूर कहीं कोई कुत्ता भी भौंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रात की हवा में एक अजीब सी जड़ता थी, मानो पूरा गांव सांस रोककर देख रहा हो कि हम कहां जा रहे हैं। लालटेनें बहुत पहले बुझ चुकी थीं और पगडंडी पर सिर्फ हमारी टॉर्च की कांपती रोशनी थी, जो बार बार झाड़ियों से टकराकर टूट जाती थी। जैसे जैसे हम गांव की आखिरी दीवार पार करते गए, सन्नाटा और भी गाढ़ा होता चला गया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद हमें नीचे खींचना चाहती हो। मिट्टी की गंध के साथ अब एक अजीब सी धातु जैसी गंध मिल रही थी, जैसे किसी ने लोहे को ताजा खुरच कर हवा में छोड़ दिया हो। ये वही गंध थी जो अक्सर खून से आती है। मेरे होंठ सूख गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। राघव ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाया, सुनो, तुमने कुछ सुना? मैंने ध्यान से कान लगाया। पहले लगा कि हवा चल रही है, पर फिर उसमें से एक बहुत धीमी आवाज उभरी, पानी दे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च घुमाई। चारों ओर बस झाड़ियां, सूखे पत्ते और अंधेरा। कोई नहीं था। हम दोनों कुछ पल वहीं ठिठक गए। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। पर मैं जानता था कि यह भ्रम नहीं था। हम जैसे जैसे पगडंडी पर आगे बढ़े, अचानक सामने वो नजर आया जिसका नाम ही डर था। टूटी हुई सीढ़ियां, पत्थरों पर काई जमी हुई, और हर सीढ़ी पर गहरे पैरों के निशान, जैसे किसी ने उन्हें बार बार कुचला हो। नीचे अंधेरा ऐसे खुल रहा था जैसे धरती का गला चीरकर कोई खाई बना दी गई हो, और वहीं से उठ रही थी ठंडी हवा जो सीधे हमारे सीने के आर पार होकर गुजर रही थी। मैंने टॉर्च नीचे डाली। सीढ़ियां खत्म होकर एक गहरे घेरे में जाती थीं और उसके बीच में काला पानी था, बिल्कुल स्थिर। लेकिन उस पानी की सतह पर एक पल को दो चमकती हुई आंखें दिखीं। वो हमारी टॉर्च की परछाई नहीं हो सकती थीं, क्योंकि रोशनी तो उस दिशा में थी ही नहीं। राघव ने मेरे बाजू को कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, तूने भी देखा? मैंने धीमे से सिर हिलाया, और उसी वक्त पीछे से पत्थर पर किसी कदम की आहट गूंजी। खट! हम दोनों ने झटके से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था,
लेकिन उस आवाज ने हमें यकीन दिला दिया था कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कोई तीसरा भी इस बावड़ी की सीढ़ियां उतर रहा है। हम सीढ़ियों पर और नीचे उतरते चले गए। हवा अब और ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि सांस बाहर निकलते ही धुंध की तरह दिखने लगती थी। दीवारों पर हाथ रखते ही ऐसा लगता था जैसे पत्थर नहीं, किसी पुरानी ठंडी देह को छू रहे हों। अचानक मेरी उंगलियां किसी खुरदरे निशान पर अटक गईं। मैंने टॉर्च पास लाई और देखा, दीवार पर उंगलियों से खरोंच कर कुछ लिखा हुआ था। अक्षर सीधे सपाट नहीं थे, कुछ देवनागरी जैसे दिखते, कुछ ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से घसीट घसीट कर लिखा हो। मैंने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। शब्द पूरे साफ नहीं थे, लेकिन उसमें लिखा था, मत देखो नीचे। यह लिखावट पुरानी नहीं, ताजा लग रही थी। किनारों पर गीली नमी अब भी चमक रही थी। राघव ने कांपते हुए कहा, यह किसने लिखा होगा? यहां तो कोई आता नहीं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, शायद कोई मजाक कर गया होगा, लेकिन मन में खुद मेरे सवाल उमड़ रहे थे कि इतने अंधेरे और खामोश माहौल में किसकी हिम्मत होगी यहां तक आने की। उसी वक्त नीचे पानी की सतह पर हल्की सी लहर उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसमें पैर डुबोया हो। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी तो पानी गहरे लाल रंग में चमकने लगा। मैं अचानक पीछे हट गया। यह पानी लाल क्यों लग रहा है? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने जवाब देने की कोशिश की, काई होगी या रोशनी का धोखा, लेकिन दिल जानता था यह धोखा नहीं था। फिर अचानक दीवार के भीतर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत सूखी, जैसे किसी बूढ़ी औरत का गला बैठा हुआ हो। पानी दे। मेरी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई। मैंने कान दीवार से सटा दिए। वहां से और भी आवाजें आने लगीं, किसी के कदमों की गूंज, किसी के रोने की हल्की सिसकियां और चूड़ियों की टुन-टुन। तुमने सुना? राघव की आवाज फट रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों को अब साफ हो चुका था, ये बावड़ी सिर्फ पत्थर और पानी की नहीं थी। यहां कोई था जो अब भी सांस ले रहा था, अब भी पुकार रहा था। और तभी मेरी टॉर्च की किरण नीचे पानी की सतह पर ठिठक गई। वहां सीढ़ियों के सबसे निचले किनारे पर लाल साड़ी का एक गीला किनारा हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई देह नहीं थी, सिर्फ किनारा और उसके बाद अंधेरा। मैंने दीवार से कान हटाए ही थे कि भीतर कहीं कोई भारी चीज गिरी, धड़ाम, और पानी की सतह पर गोल भंवर उठकर फैल गया। हवा में अचानक मेहंदी और भीगे बालों की महक तैर गई, जैसे किसी का घूंघट अभी अभी सरका हो। राघव मेरे बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। उसकी उंगलियां मेरे बाजू में धंस गईं। मैंने बिना पलटे कहा, डरो मत। जवाब में हवा ने लंबा ठंडा श्श कान में छोड़ा और रिकॉर्डर की लाल बत्ती अपने आप चमक उठी। उसमें मेरी और राघव की सांसों के बीच एक तीसरी, बहुत धीमी सांस मिली, टूटी पर जीवित। किसी ने बहुत पास फुसफुसाया, जो लिया गया। लौट आओ। मैं कांप गया। किसने? क्या लिया? पत्थर पर खरोंच चलने लगी, जैसे अंदर से कोई उंगली लिख रही हो। गीली ताजा रेखाएं उभरी। लो टा ओ। राघव ने सूखे होंठों से पूछा, कौन है वहां? पानी ने बिना ध्वनि के हल्की उठान ली और उसकी किरण सीधे राघव के चेहरे पर टूट पड़ी। आवाज आई, जिससे वचन लिया उसी से वचन लौटेगा। मैंने टॉर्च की रोशनी दीवार पर घुमाई। खरोंचें गोलाकार घूमते घूमते एक नाम की आकृति बनाती रुक गईं, जैसे काई पर उभरा कोई नाजुक निशान। मैंने धीरे से काई हटाई। अक्षर कांपते हुए जगमगाए, र आ घ व। राघव पीछे हट गया। एड़ी से पत्थर रगड़ा और चिंगारियों जैसा मरियल सा चमकता पाउडर हवा में उठ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ मत छिपाओ, यहां झूठ टिकता नहीं। अंदर की आवाज अब पहले से साफ थी। मेहंदी सूख गई थी, विदाई रुकी रह गई थी, फेरे पूरे नहीं हुए, और जिसे लौटना था वह लौटा नहीं। मैंने सूखे गले से पूछा, किसने तुम्हें रोका? दीवार ने पहली बार दर्द की तरह कराहकर उत्तर दिया, किसी ने नहीं, बस इंतजार ने धक्का दे दिया। राघव ने अनायास कहा, मीरा, और पानी की त्वचा पर चूड़ियों की बहुत हल्की टुन-टुन लरज कर थम गई। मैंने धीमे पर साफ कहा, अगर कर्ज है तो कैसे चुकाएं? पत्थर के भीतर से जवाब आया, समय लौटाकर। जितना वचन था उतना साथ। आंखें खोलकर नीचे तक खड़े रहना। न शपथ न माला, सिर्फ स्वीकार। हवा में किसी पुरानी शादी के आंगन की सुगंध भर आई, हल्दी, इत्र, भीगी मिट्टी।
राघव के चेहरे पर पछतावे की परछाई गहरी हुई। उसने बहुत धीरे कहा, मैं भाग गया था डर के कारण, और जब लौटा देर हो चुकी थी। पानी ने एक सपाट लहर भेजी, जैसे किसी ने भीतर से सिर हिलाया हो। फिर वही आवाज, देर हुई पर देर से भी कुछ भरता है। आज रात जो खाली था उसे भर दो। मैं साक्षी बनकर सीढ़ी के किनारे खड़ा हो गया। दिल पर बर्फ सी उंगलियां रखी हुई लग रही थीं, पर पैर जड़े रहे। राघव ने हथेलियां हवा में उठाईं। मीरा, अगर तू सुन रही है तो मैं यहां हूं। और उस वक्त पहली बार पानी की सतह पर लाल साड़ी का किनारा सीढ़ी के एक और पायदान ऊपर आकर ठहरा, जैसे किसी ने अदृश्य कदम बढ़ाया हो। उस ठहराव में कई सालों का इंतजार एक पल की सांस बनकर चमका, और मैंने समझ लिया, आज रात हिसाब होना तय है। नीचे उतरते उतरते 7वां घेरा आया तो लगा जैसे समय यहीं बंध गया हो। हवा इतनी जमी हुई कि बोलो तो शब्द भी बर्फ के कतरों की तरह टकराकर गिर पड़े। पत्थर में महीन दरारों की नसें सूखे खून जैसी चमकती थीं, और उंगली फिराओ तो भीतर से धड़कन सी लौटती। राघव ने दीवार से माथा टिकाया और बहुत धीरे बोला, मीरा, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, मैंने तुम्हें इंतजार में छोड़ दिया। उसके शब्द जैसे पत्थर में उतरते गए और दीवार पर एक एक कर 3 खरोंच उभरी। स्वीकार। पानी ने सांस की तरह उठकर उनको छुआ और शांत हो गया। टॉर्च के गोल में धूल नहीं, कोई हल्की मेहंदी सी चमक तैरती दिखी। मैंने महसूस किया डर का ताप उतर रहा है, पर ठंड किसी और अर्थ में गहरी हो रही है, जैसे किसी का हाथ कंधे पर रखकर कह रहा हो, बोलते रहो। राघव ने गर्दन उठाई। मीरा, 3 बार नाम लिया। हर बार उसकी आवाज की धार थोड़ी साफ, थोड़ी सच। सामने लाल साड़ी का किनारा सीढ़ी सीढ़ी ऊपर आ रहा था, पर कोई देह नहीं, जैसे पानी केवल स्मृति को उठाए हुए हो। हर हलचल के साथ बहुत हल्की छप छप बिन वजन की ध्वनि हवा में बुनती और मिटती। दीवार ने एक नया शब्द उकेरा, ठीक, और उसी के नीचे छोटा सा जोड़, देर। मैं समझ गया, यह कोई माफीनामा नहीं, एक संतुलन है। जो टूट गया था अपने हिस्से की जगह मांग रहा है। मैंने टॉर्च पत्थर पर रख दी ताकि दोनों हाथ खाली हों। ऐसा करना किसी अनजानी रस्म जैसा लगा, जैसे वरमाला से पहले हाथों को खाली करना जरूरी हो। रिकॉर्डर ने अपने आप टाइम स्टैम्प बोल दिया और लाल बत्ती स्थिर हो गई। हवा ने घूंघट सी सरसराहट की, और उसी के साथ मेरे टखनों को किसी ने बहुत हल्के, बहुत ठंडे स्पर्श से थामा। मैं चौंका नहीं, क्योंकि उस स्पर्श में डुबोने की हिंसा नहीं, थामने की जिद थी। अब क्या? मैंने धीमे से पूछा। अंदर से वही स्वर, अब स्वीकार, फिर छोड़ देना। मुझे नहीं, अपने भीतर के गिरने को। यह वाक्य मेरी छाती में जैसे किसी पुरानी कुंजी की तरह घूम कर बैठ गया। राघव ने आंखें खोलकर पानी की सतह को देखा और बोला, मैं आज के बाद भागूंगा नहीं। दीवार की एक महीन दरार मुस्कुराई। मैंने सच में उसे मुस्कुराते देखा, और भंवर, जो अब तक पलक के कांपने जैसा कांपता था, सपाट होकर शांत नदी सा लगने लगा। रात अब अपने सबसे काले स्वर में थी, लेकिन उस कालेपन में एक अनकहा उजाला तैर रहा था, जैसे बहुत दूर किसी बंद घर की खिड़की के भीतर मिट्टी का दिया हौले हौले जल रहा हो। मैंने रिकॉर्डर सीढ़ी पर टिकाया और राघव के कंधे के पीछे से पानी की सतह को देखने लगा। उसके चेहरे पर रोशनी और अंधेरा धड़कते रहे, मानो 2 धड़कनों की ताल अभी अभी बराबर हुई हो। राघव बोला, मीरा, मैं आया हूं, देर से सही पर सच्चा। मेरी आवाज टूटेगी भी तो मैं भागूंगा नहीं। पानी में मुस्कुराहट की तरह एक महीन कंपन उभरा और फैल गया। दीवार पर खरोंचों की नई कतार बनती चली गई। स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार। हर शब्द के साथ पत्थर की ठंड में एक अंश घटता और हवा की जकड़न ढीली पड़ती। मेरे पैरों पर वही बर्फ सी उंगलियां थीं, मगर अब उनमें डर का कांटा नहीं, किसी रिश्ते की नम्रता थी। जैसे कोई कह रहा हो, खड़े रहो, मैं गिरने नहीं दूंगी। राघव का स्वर थमा, फिर खुला। मैंने तुम्हें उस रात अकेला छोड़ दिया था। मैं डर गया था, दुनिया से, खुद से, वादों से। आज मैं डर नहीं चुनूंगा। मैं खड़ा रहूंगा जितनी देर तुम चाहो। हवा में बहुत पुराना, बहुत हल्का इत्र घुला, मेहंदी, भीगे बाल और रोके हुए आंसुओं का नमक। टॉर्च की किरण ने एक पल को 3 परछाइयां दिखाई, मेरी, राघव की, और उनके बीच एक बहुत पतली, जैसे चांदनी का बनाया हुआ धागा। दीवार ने एक शब्द और उकेरा, धन, फिर उसके पास वाद, और फिर दोनों जुड़े, धन्यवाद।
ऊपर किसी असमय जागे पक्षी ने पंख फड़फड़ाए और तुरंत चुप हो गया, जैसे उसे भी याद आ गया कि यह रात अभी आधी है। राघव ने सीढ़ी के किनारे हथेलियां रखकर माथा झुकाया। मैंने उसके पीछे खड़े होकर लंबी सांस ली। सांस अब ठंड नहीं काट रही थी, वह धीरे धीरे फैल रही थी। अब क्या चाहिए? मैंने पूछा। उत्तर आया, अब छोड़ देना। मुझे नहीं, अपने भीतर के गिरने को। लाल किनारा धीरे धीरे फीका नहीं, हल्का होने लगा, जैसे बोझ उतारा जा रहा हो। रिकॉर्डर ने एक छोटी सी बीप में इस क्षण को सील कर लिया। हवा पहली बार हल्की गर्माहट लेकर लौटी, इतनी कम कि शब्द नहीं बन सके, पर इतनी कि त्वचा ने पहचान ली। घूंघट की सरसराहट दूर जाती गई और उसके खाली होने पर हमारी सांसें साफ सुनाई देने लगीं, बराबर, स्थिर, जीवित। आकाश की काली चादर पर धूसर की महीन परत उभर रही थी, जैसे रात अपनी आखिरी पंक्ति लिखकर कलम रोक रही हो। पानी की त्वचा पर चांदी की पतली रेखा खींची, कांपी और फिर सीधी हो गई। अंदर से अंतिम स्वर आया, बावड़ी भूलती नहीं, बस छोड़ देती है। जो निभाए बिना चला गया उसे वापस बुलाती है, जो लौट आता है उसे जाने देती है। राघव ने बहुत धीरे कहा, मीरा, मैं जा रहा हूं, पर भाग नहीं रहा। तुम्हारे इंतजार का कर्ज मैं अपने भीतर की सच्चाई से चुकाऊंगा। लाल साड़ी का किनारा अब रेशमी रेखा भर रह गया था। वह रेखा गोलाई बनाकर भीतर घूमी और बिना शोर के नीचे उतर गई, जैसे कोई उधार चुकता होकर किताब में अपना पन्ना बंद कर दे। दीवार पर आखिरी खरोंच उभरी, ठीक उसके नीचे एक छोटा सा जोड़, देर। हवा की खनक सामान्य हो गई, अब उसमें धातु का स्वाद नहीं था, न नमक का कांटा। रिकॉर्डर की लाल बत्ती अपने आप बुझ गई और क्लिप सेव की पुकार धीमे से थिरक कर खो गई। मैंने टॉर्च उठाई, रोशनी स्थिर, हाथ स्थिर, दिल थोड़ी देर बाद स्थिर। चलें? मैंने पूछा। राघव ने आंखें पोंछी नहीं, उनमें पोंछने को कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ एक शांत चमक थी। हम सीढ़ी सीढ़ी ऊपर लौटे। हर पायदान अब पहले से हल्का लगा, जैसे कोई अनदेखा वजन हमारी पीठ से उतरता जा रहा हो। आखिरी देहरी पर पहुंचकर मैंने पलटकर नीचे देखा। अब वहां बस पानी था, चुप, समतल, वहीं जो सबको दिखता है। पर उसी क्षण बहुत अंदर से 3 हल्की टुनटुन सुनाई दी, चूड़ियों का अलविदा, और हवा ने उन्हें पकड़कर दूर आसमान में छोड़ दिया। राघव ने देहरी के पास मेहंदी की कुछ पत्तियां रखीं, बिना शब्द, बिना आंसू। पत्तियां न भीगी न सूखी, बस ठहर गईं, जैसे इस जगह का यही धर्म हो। हमने खेत की मेड़ पार की तो सुबह की पहली चिड़िया बोली। समय आगे को खिंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बावड़ी की देहरी पर कोई नहीं था। फिर भी मुझे एक नजर महसूस हुई, कठोर नहीं, कोमल, मांगती नहीं, छोड़ती हुई। क्या वह अभी भी देख रही है? राघव ने पूछा। मैंने कहा, हाँ, पर अब दूर से, जैसे किसी पुराने घर की खिड़की में रखा दीपक जो रास्ता नहीं रोकता, बस याद रखता है कि कोई कभी लौटा था। हमने साथ में लंबी सांस छोड़ी, टॉर्च ऑफ, आवाजें ऑफ, और भीतर कुछ ऐसा ऑन हुआ जो शब्दों से बड़ा था। रात का सौदा पूरा हुआ, कर्ज लौट आया गया, गवाही दर्ज हो गई। सुबह की रोशनी ने गांव को वैसे ही पाया, पर हम वैसे नहीं थे। जो कल तक अफवाह था, आज हमारे भीतर की दीवारों पर दर्ज हो चुका था, पत्थर की लिपि में नहीं, सांस की ताल में। तब समझ आया कि डर सिर्फ चीख नहीं होता, कई बार वह स्वीकार का दरवाजा होता है जो भीतर खुलता है और हमें अपने गिरने से आजाद करता है। बावड़ी में पानी कम, वचन ज्यादा मिले, और वचन जब लौटते हैं तो आवाज नहीं करते, वे बस भीतर सरल हो जाते हैं। राघव ने उस रात अपने भागने को छोड़ दिया और मीरा ने उसका इंतजार। रिकॉर्डिंग चलाकर सुना तो पूरे सफर का बोझ 2 बराबर चलती सांसों में सिमटा मिला, और कहीं बहुत दूर 3 हल्की टुनटुन जो बताती हैं कि कुछ रिश्ते टूटकर नहीं, छूटकर पूर्ण होते हैं। आप कह सकते हैं यह कल्पना है, पर कल्पना इतनी ठंडी उंगलियां नहीं रखती, और न ही आपकी गर्दन पर इतनी पास से सांस छोड़ती है। अगर कभी आईने के किनारे आपको लाल साड़ी का बस एक हल्का सा किनारा दिखे, डरिए नहीं, आंखें खोलकर एक लंबी सांस लीजिए और अपने भीतर के गिरने को छोड़ दीजिए। यही इस कहानी का सच है। कभी कभी भूत हम नहीं छोड़ते, भूत हमें छोड़ देते हैं जब हम लौट आते हैं और जितना वचन था उतना निभा देते हैं। अगर आपने यहां तक सुना तो आप भी आज कुछ लौटा कर जा रहे हैं, अपना ध्यान, अपना धैर्य, अपना सन्नाटा।
ऐसी ही वास्तविक महसूस होने वाली डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताइए किस पल आपकी सांस अटक गई। अगली बार हम वहां जाएंगे जहां दीवारें बाहर से नहीं भीतर से लिखी जाती हैं, जहां हंसी पत्थर से रगड़ी हुई लगती है, जहां घूंघट हवा नहीं समय सरकाता है और जहां कहानियां नहीं गवाहियां मिलती हैं। जब भी अकेले हों नीचे मत देखना, खासकर अगर नीचे पानी हो, क्योंकि पानी कभी कभी याद रखता है और यादें कभी कभी वापस बुलाती हैं। मिलते हैं अगली भयावह रात में। सुरक्षित रहिए, साथ रहिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।